नमस्कार दोस्तों। तो फिर मैं आपसे एक बार फिर से बात पर चर्चा में जुड़ चुका हूँ। और आज हमारा जो बात पर चर्चा का विषय रहेगा उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, एक जटिल समस्या। एक ऐसी समस्या जो बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, जिसका प्रभाव धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे, देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या, उत्पन्न कैसे हुई, कब से शुरू हुई और आगे इसके क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं, क्या हमारी लाइफ पर इसका असर देखा जा सकता है। इसी आज बात करेंगे, इन्हीं पर हम विचार करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले बार की तरह अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो को अंत समय तक देखें और अच्छी लगने पर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा विषय है बात पर चर्चा में, ग्लोबल वार्मिंग एक जटिल समस्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या। ग्लोबल वार्मिंग अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जो हमारा ग्रह है, अर्थ का जो प्लेनेट है हमारा अर्थ, उसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है उसमें इंक्रीज़ होना, उसमें वृद्धि होना, वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। एटमॉस्फेयर में जो हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे जैसे वो बढ़ रही हैं वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेस का काम होता है कि वो क्या करती हैं, जो सूर्य से रोशनी आती है अर्थ पर और जो अर्थ से सूर्य को वापस जाती है, सन का हीट बजट ऑफ सन कहते हैं, जो सूर्य से रोशनी का आना और वही जो रोशनी, वही रेडिएशंस का वापस सूर्य के पास जाना, उसको क्या करता है, ग्रीन हाउसेस जो एटमॉस्फेयर में विद्यमान होती हैं, मौजूद होती हैं, वो इसको ट्रैप कर लेती हैं। इन गैसेस, इन रेडिएशंस को क्या कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। ना ही वो उसको ऊपर जाने देती हैं सूर्य के पास और ना ही वो उसको अर्थ पर पहुंचने देती हैं। वो ट्रैप हो जाती हैं, जाल में फंस जाती हैं और इसी तरह वो पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो बढ़ जाता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हाउस गैसेस में जो गैसेस हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और मीथेन CH4। ये जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं, जो सोलर की रेडिएशंस हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे हमारे जो पृथ्वी का तापमान है वो उसमें वृद्धि होने लगती है, जो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति के बाद से मानी जाती है, जब मानव गतिविधियों ने वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उनका स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया था। यह लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, जब जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग बढ़ने लगा। तब से ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गई। 1950 से 1960 के दशक में ही वैज्ञानिकों ने जो ग्लोबल वार्मिंग के आने वाले प्रभाव हो सकते हैं उनके बारे में चेतावनी देना शुरू कर दिया था। इसी को देखकर 1980 में सभी देशों में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जागरूकता फैलने लगी। 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने एक जलवायु परिवर्तन पर एक पैनल का गठन किया। 1992 में इसी को देखकर रियो दी जनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर समझौता हुआ, जिसे संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। इसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें सभी देशों ने जो ग्रीन हाउस गैसेस की वृद्धि हो रही थी उसको कम करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। कारणों की बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका मुख्य कारण है जो ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ह्यूमन्स एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल्स हैं। पहले इतनी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी नहीं थी क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम थी। जैसे जैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसेस का जो अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है। हम बात करें, हम जो जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं, जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं लगातार, कोयला, पेट्रोलियम, उससे CO2 का निकलना वो भी हमारे वायुमंडल में जाता है। उससे CO2 का एमिशन जो है
वो बढ़ रहा, वायुमंडल में उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। उसके बाद हम बात करें, जब से इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ है, कंटिन्यूस जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्री का धुआं जो वातावरण में जाता है वो भी ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा देता है। उसके बाद हम बात करें जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लगातार कंटिन्यूस जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ हो रहा है, जो लगातार काटे जा रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे कारण हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ रही है। तो जो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं उससे भी क्या हो रहा है, उससे भी इसमें कि इंसान ऑक्सीजन क्या करता है, इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल करता है उसको पेड़ पौधे क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। और जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जैसे ही CO2 की मात्रा बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ेगा। क्योंकि CO2 का जितना मिशन होगा, जितनी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी, उतना ही क्या होगा, वो सूर्य की जो किरणें हैं उनको ट्रैप कर लेंगी। उसके बाद हम बात करें जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, उससे भी क्या होता है, जो एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, जो लाइव स्टॉक रेयरिंग बढ़ रही है, उससे भी क्या होता है, मीथेन जो मैंने आपको बताया एक रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मीथेन का बढ़ना, मीथेन गैस का बढ़ना। तो वो वहाँ से मीथेन निकलती है एग्रीकल्चर से, लाइव स्टॉक रेयरिंग से। तीसरे मैं आपको बताया था N2O, नाइट्रेट्स ऑक्साइड, जो हम लगातार फर्टिलाइज़र, लगातार केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उनसे ये निकलती है और वायुमंडल में जाती है, और वहाँ पर इसकी क्वांटिटी बढ़ती है। और जब सूर्य की किरणें आती हैं, जहाँ किरणें वापस धरती से जाती हैं तो उनको वो वायुमंडल में ट्रैप कर लेता है, और इससे जो वहाँ पर हीट ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो ये मेन कारण हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और कहीं ना कहीं इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी, जब से ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं तब से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होना शुरू हुई है। अब बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव होंगे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो क्या हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे बढ़ती गई, अगर हमने इसको रोका नहीं तो इससे क्या प्रभाव होंगे। सबसे पहला जो प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का होगा वो आपको बताया, तापमान में वृद्धि, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर उसके बाद सीजनल पैटर्न चेंज होंगे, मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी, हीट वेव हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, ड्राट हो गया, बहुत सारी मौसमी घटनाएं देखने को मिलेगी। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई तो तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, मौसम पैटर्न जो होगा वो उसमें बदलाव होगा, कहीं पर अधिक बारिश, कहीं पर अधिक सूखा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जो हमारा आर्थिक नुकसान है उससे हमें झेलना पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा, हेल्थ केयर के लिए मांग बढ़ेगी तो लागत भी बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा। उसके बाद हम बात करें तो हमारी जो मनुष्य की हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसकी कमी देखने को मिलेगी, रिसोर्स की मांग बढ़ेगी तो संसाधनों के लिए संघर्ष भी हो सकता है, संघर्ष बढ़ेगा, के स्तर का लेवल भी बढ़ेगा, बर्फ़ के पिघलने से समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ने से बाढ़, कटाव ये आमतौर पर देखने को मिलेंगी। बहुत सारे प्रभाव हैं जो आने वाले समय में हमें ग्लोबल वार्मिंग से देखने को मिलेंगे। अगर इसको रोका नहीं गया, इसके बारे में सोचा नहीं गया तो ये आने वाले समय में एक भयंकर समस्या उत्पन्न होगी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी चाहे राष्ट्रीय लेवल पर होगी। हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तभी रुक सकती है जब हम CO2 या ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनका कम उपयोग करके, तभी ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। उसके लिए हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको ज़्यादा यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे
कोल, पेट्रोलियम, उनका जो कम करें। जो इंडस्ट्रीज़ का धुआं है उसको हम वातावरण में जाने से रोकें। उससे हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम कर सकते हैं, CO2 के एमिशन को कम कर सकते हैं। उसके बाद हम एफॉरेस्टेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, क्योंकि पेड़ CO2 को एक्सेल करते हैं, वो उसके क्वांटिटी को कम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। उसके बाद हम जो मिसयूज़ ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको कम करें, उतना ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत हो। वो भी हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम कर सकते हैं। प्रभावों के बारे में अवेयर करके, जब तक लोगों की कोऑपरेशन ना हो तब तक कोई भी समस्या का हल नहीं हो सकता। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का हल तभी होगा जब लोग कोऑपरेट करेंगे। इसलिए लोगों की कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और कोऑपरेशन लोगों की तभी होगी जब लोग उसके बारे में अवेयर होंगे, उसके परिणामों के बारे में और उसके कारणों के बारे में। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का चाहे डायरेक्ट वे से चाहे इनडायरेक्ट वे से ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ही रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तब से है जब से ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। तो इसलिए लोगों की कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर जागरूकता ला के ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद जो पोल्यूशन है, को किसी भी तरह का पोल्यूशन है जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रहा है, उस पोल्यूशन को रोक कर हम जो ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास जिससे हम आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग की जो भयंकर समस्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों को जूझना पड़ेगा, और इसका कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्ट होगा वो ह्यूमंस पर होगा। इसलिए ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को उत्पन्न ना होने दे, इसके प्रभाव को कम करें, इसके बारे में सोचें, विचार करें। हमारा दोस्तों आज का विषय ग्लोबल वार्मिंग बात पर चर्चा में, जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझा, उसके कारणों के बारे में समझा, उसके प्रभाव के बारे में समझा। धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए हमें कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हम इस समस्या से बच सकते हैं। मुझे वीडियो कैसी लगी, आपको ये विषय कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।